कोई पौधा अंकुरित नहीं हो सकता है, वृक्ष बनना तो दूर की बात है। लेकिन जब किसान खेतों में डालते हैं यूरिया और डीएपी, तब किसान कहते हैं कि फसल ज्यादा निकली। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि यूरिया और डीएपी एक नंबर का जहर है, और जब मिट्टी में हमारे किसान इस जहर को डालते हैं, तब मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं की हत्या होती है। मिट्टी में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस जो है, सब खत्म हो जाता है, कार्बन में बदल जाता है, या जीव मर जाता है। और जीव का शरीर मृत हो गया। उस मृत शरीर के सड़ने से जो पोषकता आती है मिट्टी में, उस पोषकता पर पौधा लहलहाता है। यूरिया और डीएपी पर नहीं लहलहाता। यूरिया और डीएपी में कोई भी ताकत नहीं है, बल्कि वह दुनिया का एक बहुत बड़ा जहर है, जो मिट्टी में जाकर मिट्टी की पोषकता को नष्ट कर देता है। मिट्टी में जितने जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं को मार देता है, और मृत शरीर पर फसल उगती है। मृत शरीर पर उगा हुआ फसल हम खाते हैं। लाशों के सड़न पर उगा हुआ पौधा हमें खिलाया जाता है। लाशों पर सड़ा हुआ पौधा से निकला हुआ अनाज इस शरीर की चेतना को कैसे जगा देगा? इसका अनुमान तो आप लगा सकते हो। और यही कारण है कि देखो, पिछले 68 वर्षों के भारत में एक भी वीर पुरुष इस धरती पर जन्म नहीं लिया। 1945 के पहले का भारत आप देखो, 1945 के पहले का भारत, कितने वीर पुरुष हुए इस धरती पर। अंग्रेजों के साथ 150 साल हमारे पूर्वजों ने लड़ा, और 150 सालों में 7 लाख लोगों की बलिदानियां हुई। 7 लाख भारतीयों की बलिदानी के बाद अंग्रेज शरीर के साथ यहां से गए। उनकी आत्मा तो अभी भी इस धरती पर है, केवल शरीर के साथ गए। लेकिन 68 साल का जो यह काले अंग्रेजों का भारत है, इस भारत में एक भी वीर पुरुष नहीं लिया। आज अगर हमारे देश की सरकार आह्वान कर दे कि इस धरती पर मरने के लिए वीरों की जरूरत है, उसकी वैकेंसियां अगर निकाल दे, मुझे नहीं लगता कि इस देश से कोई युवा मिल सकता है। अगर ऐसा होता तो आज हमारी भारतीय सेना में सैनिकों की कमी ना होती। हमारे भारतीय सेना का आप प्रतिवेदन रिपोर्ट पढ़ करके देखो, भारतीय सेना में आज युवाओं की बहुत कमी है। सरकार बहुत तरह से विज्ञापन कर रही है कि अच्छे बुद्धिजीवी और साहसी युवा सीमा की रक्षा के लिए आगे आए, लेकिन इस राष्ट्र में अब सैनिक भी नहीं मिल रहे हैं। यही वह भारत राष्ट्र है जहां पर जब एक सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, तब भारत के युवाओं ने हाथ उठा करके बुलंदी दी थी कि एक भगत को मारोगे इस धरती पर 100 भगत पैदा लेंगे। आज वही तो भारत धरती है, आज वही मिट्टी है जिस धरती पर भारत की सरकार सेना में युवाओं को आह्वान कर रही है, और भारतीय सेना को समर्पित युवा नहीं मिल रहे हैं। क्या हुआ 68 सालों में इस राष्ट्र के साथ? क्या हुआ 68 सालों में इस भारत देश के साथ कि अब इस राष्ट्र पर मर मिटने वाले युवा नहीं मिलते? झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं इस धरती पर अब पैदा नहीं होती। हमारी माताओं की कुक्षियों में क्या हो गया? कौन सा परिवर्तन आया इस 68 साल में कि हमारी माताएं अब वीर पुत्र पैदा नहीं करती, हमारी माताएं अब वीरांगनाएं पैदा नहीं करती, वीर बेटियां नहीं पैदा होती इस देश में? कैसा भारत? क्या हुआ इस भारत के साथ 68 सालों में कि हमारी 30% बेटियां विवाह से पहले बांझ हो गई? क्या हुआ इस राष्ट्र के साथ 68 सालों में 25% युवा विवाह से पहले ही नपुंसकता को लेकर के जी रहे हैं? क्या हुआ इस राष्ट्र के साथ? आज आधा राष्ट्र नपुंसक हो गया है। आज आधा राष्ट्र
मां और पिता बनने लायक नहीं है, लेकिन कभी भी हमने इसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया, कभी भी हमने इस देश का चक्का जाम नहीं किया, और कभी भी हमने इस देश की सरकारों से नहीं पूछा कि भारत नपुंसकता के दौर में जा रहा है, हमारी बेटियां बांझ हो रही है, आप क्या कर रहे हो गद्दी पर बैठकर? कोई उपाय करते क्यों नहीं? एक ध्वनि नहीं निकलती इस राष्ट्र से। क्या हुआ इस राष्ट्र को? क्या हुआ इस राष्ट्र की माताओं को? जब इस पर आप मंथन करोगे गहराई के साथ, एक ही उत्तर मिलेगा कि हमने इस राष्ट्र से गैया को खोया है। 1945 में जब अंग्रेज जाने के पहले, जब भारत का सर्वेक्षण अंग्रेजों ने किया और जब गजटियार लिखा उन्होंने कि इस राष्ट्र को हम समर्पित करके जा रहे हैं काले अंग्रेजों को, अपने प्रतिनिधियों को, तब उनके हाथ में कैसा भारत दे करके जा रहे हैं, उस गजटियार को पढ़ करके देखो। उस समय हमारे देश में लगभग 32 करोड़ गाय थी और 34,000 करोड़ हमारी जनसंख्या थी। लगभग एक व्यक्ति पर एक गाय वाला भारत था, एक व्यक्ति पर एक गाय वाला भारत था। इसलिए इस राष्ट्र को जब सरदार भगत सिंह की जरूरत पड़ी, तब यहां की माताओं ने भगत सिंह जी को दिया। इस राष्ट्र को चंद्रशेखर आजाद की जरूरत पड़ी, तो इस राष्ट्र ने चंद्रशेखर आजाद को दिया। इस राष्ट्र को जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत पड़ी, तो इस भूमि ने पटेल को दिया। लेकिन आज इस राष्ट्र के साथ गैया का समूल नष्ट किया। अब यह धरती बिलख बिलख के पुकारती है और मांगती है कि आज फिर से इस धरती को ऐसे वीर पुरुषों की जरूरत है। हमारी माताओं की कुक्षियों से एक वीर पुरुष पैदा नहीं लेता। इसके मूल में अगर कुछ है तो वह गाय है। हमने गाय को खोया है। आज 60 व्यक्ति पर एक गाय है, इसलिए वीर पुरुष पैदा नहीं लेते इस धरती पर। याद करो अथर्ववेद के उस सूक्त को, जिसमें अथर्ववेद कहते हैं तजो राष्ट्रस्य निरहंति ना वीरो जायते वृषा। उस राष्ट्र में वीर पुरुष पैदा नहीं ले सकते जिस धरती पर नंदी ना हो। अंग्रेजों ने 1945 तक इस धरती से सारे नंदियों को कटवा दिया। उत्कृष्ट कोटि की नंदियां आज भी हमारी इस धरती पर नहीं है। धरती विहीन हो गया, धरती नंदी विहीन हो गया। अब इस राष्ट्र में वीर पुरुष कैसे पैदा लेंगे? इसलिए अगर इस राष्ट्र को बचाना है, खासकर इस विषय पर माताओं को सोचने की जरूरत है। आप ही जननी हो, आप भी इस धरती को वीर पुरुष दे सकते हो। इस धरती को वीरांगनाएं आप ही दे सकती हो, आप ही धारण कर सकती हो। फिर भगवान श्री कृष्ण को आप ही धारण कर सकती हो, युधिष्ठिर को आप ही धारण कर सकती हो, अर्जुन को। लेकिन अगर ऐसा करना है तो आपको गाय के सानिध्य में जाना पड़ेगा। गाय के गव्यों से ब्रह्म ऊर्जा लेनी पड़ेगी, गाय के गव्यों से शिव ऊर्जा लेनी पड़ेगी, गाय के गव्यों से विष्णु ऊर्जा लेनी पड़ेगी। और ऐसी ऊर्जा से परिपूर्ण माता ही अपने गर्भ में वीर पुरुष को धारण कर सकती है। इसलिए जरूरी है इस राष्ट्र को बचाने के लिए कि इस राष्ट्र में फिर से गाय का संवर्धन हो। इस राष्ट्र की गौशालाओं से मैं निवेदन करता हूं कि गौशालाओं में नंदियों को प्रमुख स्थान दिया जाए। नंदियों के संवर्धन के लिए गौशाला की पूरी शक्ति लग जाए। इस राष्ट्र के गांवों में फिर से नंदियों का राज होना चाहिए। हमारे देश की गांवों में नंदी निर्भीक रूप से विचरण कर सके, ऐसा वातावरण बनना चाहिए। अगर ऐसा वातावरण बना तो हमारे देश की माताएं फिर से वीर पुरुषों को अपने कुक्षी में धारण कर सकती हैं, और तभी इस राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, यह राष्ट्र उदित हो सकता है। तो गाय देखो इतनी अद्भुत है, और इतनी अद्भुत जीव को हमने इसलिए नष्ट होने दिया क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि यह बेकार है। इससे किसान को कोई लाभ नहीं मिलता, इससे परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता। उनके कहने पर चले और आज हमने गैया का समूल नाश किया है। फिर से इसे स्थापित करो, और इसके लिए कोई पड़ोसी देश का व्यक्ति नहीं आने वाला है। इसके लिए अमेरिका से कोई लोन नहीं मिलने वाला है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं मिलने वाला है, IMF से कोई लोन नहीं मिलने वाला है। ये जो दो बड़े माफिया हैं दुनिया में, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये तो चाहते हैं कि किस दिन भारत की भूमि से समूल गैया का नष्ट हो जाए
और गैया के गव्यों में जो अद्भुत ताकत है, इस ताकत को कैप्सूल में भरकर मैं फिर से भारत के बाजार पर कैसे कब्जा कर लूं। और यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों से भारत के गांवों से ढूंढ ढूंढ कर जो उत्कृष्ट उच्च कोटि की जो गायें हैं, उच्च कोटि के जो नंदी हैं, इनको यहां से ले जाया जा रहा है। और यूरोप के कई देश जिनकी आंख भारत के भविष्य पर लगी हुई है, वे अपने यहां भारतीय नस्ल की गाय के संवर्धन में जुट गए हैं। आप भी इस सत्य को जानते होंगे कि आज गुजरात की धरती पर जीने वाली गीर गाय भारत से ज्यादा ब्राजील में है। ब्राजील नाम के देश ने गीर गाय की ताकत को पहचाना और हमसे ज्यादा संवर्धित कर लिया। अब ब्राजील की जो नजर है वह यह नजर है कि भारत से कैसे समूल गाय का नष्ट हो जाना हो जाए और भारत के लोग जागें, जब गव्यों को खोजें तब मैं कैसे अपने यहां से गीर गाय के गव्य को भारत में सप्लाई कर दूं। अब उनकी नजर वहां पर है। दुख तो मुझे तब होता है जब कैंसर नाम की बीमारी से लड़ने के लिए हमारे देश में वेद उपलब्ध हैं, गौमूत्र का विज्ञान उपलब्ध है, पंचगव्य का विज्ञान उपलब्ध है। हमारे देश के लोग गव्यों का सेवन नहीं करते, लेकिन हमारे देश से गाय का मूत्र एक्सपोर्ट हो रहा है और उससे औषधियां बनती है, कैप्सूल में भरी जाती है और 2-2 हजार रुपए की एक एक कैप्सूल आज भारत के बाजार में कैंसर से लड़ने के लिए बिक रहा है। फिर भी हमारे देश में प्रतिदिन 1000 कैंसर के मरीज मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन दवाइयों की कीमत बहुत अधिक है। एक कैप्सूल 2000 रुपए की है। कल्पना करो कि गरीब आदमी, उसको अगर कैंसर हो जाए, वह कैसे उस कैंसर से मुक्ति पालेगा। इसलिए दुनिया के लोग हमारी गैया को व्यापार बना लें, हमारी गैया के गव्यों का व्यापार बना लें, उससे पहले हम भारतीयों को जग जाना पड़ेगा और अपनी गाय के गव्यों में जो छिपी हुई ताकत है, दूध में जो छिपी हुई ताकत है, गोबर में जो छिपी हुई ताकत है, गौमूत्र में जो छिपी हुई ताकत है, इस ताकत को पहचानना पड़ेगा और उसे दैनिक जीवन में उपयोग में लाना पड़ेगा। गैया के देखो तीनों गव्य अद्भुत हैं। दूध की अद्भुतता तो हमने बताई आपको कि दूध जो बिल्कुल जल की तरह दिखता है, उसमें अग्नि छिपा हुआ है। अगर दूध का आप सीधे सेवन कर लो तो हमारे शरीर में अग्नि बढ़ जाती है। इसी दूध को पानी में मिलाकर के पी लो तो शरीर की अग्नि शीतल हो जाती है। एक ही तो दूध है। अगर रात्रि में सोने के पहले अगर दूध का सेवन करो तब हमारे जठर की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, शरीर में अग्नि बढ़ जाती है, हमारे द्वारा काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे मस्तिष्क को सोचने की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन इसी दूध को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज उगने से पहले 1 गिलास पानी में 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध डालो और पी लो। इस शरीर में अगर अग्नि बढ़ा हुआ है, शीतल हो जाता है। अगर आज की भाषा में कहूं, हाइपर एसिडिटी अगर किसी को है ना, शरीर में अम्ल का बढ़ जाना, हाइपर एसिडिटी हो जाना। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी की बीमारी है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूरज उगने से पहले 1 गिलास पानी में गैया का 2 चम्मच दूध डालिए, मिलाइए और पी जाइए। अम्ल पित्त शांत हो जाता है, हाइपर एसिडिटी से मुक्ति मिल जाती है। यही गैया का दूध है। पानी में मिला के पी लो, शरीर शीतल होता है। पानी ना मिलाओ, शरीर गर्म होता है। दुनिया में एक भी ऐसी कोई औषध बता दो जो दोनों तरह से क्रिया करती हो। एक भी बता दो। एलोपैथी चिकित्सा हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा हो या कोई भी दुनिया की चिकित्सा पद्धति हो, एक ही औषध से 2 विपरीत कार्य हो सकते हैं। ऐसी एक भी औषधि का नाम आप गिना नहीं सकते। लेकिन यह गैया का गव्य ऐसा ही अद्भुत है। एक गव्य से अनगिनत काम होते हैं। गैया के गव्यों का रूप बदल दो तो उसकी तासीर बदल जाती है। एक बार हमने परीक्षण किया कि गैया के दूध में कितना कैल्शियम है
आजकल जो डॉक्टर हैं वो कैल्शियम की बात ज़्यादा करते हैं। आप चले जाओ, कोई बीमारी ना निकले तो झट से आपसे डायग्नोसिस कुछ करवा देंगे, फिर कहेंगे जी कैल्शियम डिफिशियंसी है और चूने की गोली दे देंगे। और गोलियां इतनी महंगी होती है कि 200-250 रुपए की एक लीफ होती है, मुश्किल से उसमें 5 पैसे का चूना नहीं होता। चूना इस धरती का शुद्ध कैल्शियम है, इतना शुद्ध कैल्शियम है कि कोई भी एंटीबायोटिक भी उतना शुद्ध कैल्शियम नहीं होता। तो एक बार हमने गैया के दूध की जांच कराई, उसका केमिकल एनालिसिस किया कि इसमें देखें कितना कैल्शियम है। तो 1 लीटर दूध में 1 यूनिट कैल्शियम मिला मुझे। उसी गैया के दूध को, 1 लीटर दूध को दही बनाया हमने, और फिर दही का जो है केमिकल एनालिसिस किया, तब पता चला उसमें 20 यूनिट कैल्शियम है। ये 19 यूनिट कैल्शियम कहां से आया पता नहीं। प्रोसेस का खेल है। गैया के किसी भी गव्य का प्रोसेस करो आप, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, कभी प्रोसेस लॉस नहीं होता। इस विध्वंसकारी विज्ञान की कमर गैया के हर गव्य के सामने टूटकर बिखर जाता है। जिस गाय के दूध में 1 यूनिट कैल्शियम था, दही के रूप में परिवर्तित होते के साथ 20 यूनिट कैल्शियम बन गया। तब लगा कि कुछ और करना चाहिए। इस गैया के दूध दही को मथ दिया हमने, और मथने के बाद उसमें से मक्खन निकाल लिया, बचा हुआ छाछ। इस छाछ का केमिकल एनालिसिस करके देखा 400 यूनिट कैल्शियम। मंथन की क्रिया के कारण उस दही में 400 यूनिट कैल्शियम हो गया। और उस दही में जब 1 जीरा के बराबर चूना मिलाकर उसकी केमिकल एनालिसिस की, तब आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसमें 4000 यूनिट कैल्शियम हो गया। दुनिया के किसी भी द्रव्य के साथ और दुनिया के किसी भी तत्व के साथ, दुनिया के किसी भी एंटीबायोटिक के साथ, दुनिया के किसी भी औषध के साथ ऐसी गुणवत्ता आपको नहीं मिलेगी कि प्रोसेस कर दो तो बढ़ जाता है। गाय ही है और गाय का गव्य ही है जो कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और तब से हमारी जो धारणा बनी कि दूध पीने से 4000 गुना अच्छा है छाछ पीना, तो छाछ पियो, दूध मत पियो। गैया अगर कम दूध देती है तो भी कोई दर्द नहीं, क्योंकि 1 लीटर दूध में आपके गुजरात के भूगोल में 3 से 4 लीटर छाछ बनता है। हां, आपका जो गुजरात का भूगोल है ना, इस भूगोल में जब दही के मंथन की क्रिया करो तो कम से कम 3 गुना पानी डालो आप। ग्रीष्म ऋतु में 4 गुना पानी डालिए और शीत ऋतु में 3 गुना पानी डालिए, वर्षा ऋतु में 2 गुना पानी डालिए। यह आपके गुजरात के भूगोल का है विज्ञान। तो गैया का 1 लीटर दूध है, उससे 5 लीटर छाछ बनता है। हां, तो अगर आपके घर की गैया दूध कम करती है तो मैं तो विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि दूध पीना घाटे का सौदा है, क्योंकि उसमें 1 यूनिट कैल्शियम है। दही खा लो, थोड़ी चतुराई है, क्योंकि 20 गुना कैल्शियम है। और छाछ पी लो, यह तो सबसे निपुणता वाला गुण है। हां, सबसे ऊंची समझ है छाछ पीना, क्योंकि उसमें 400 यूनिट कैल्शियम है। और केवल कैल्शियम नहीं, दूध में 16 तरह के मिनरल्स होते हैं। ये सारे 16 मिनरल्स इसी हिसाब में बढ़ते हैं, 20 गुना के हिसाब से बढ़ते हैं। गैया के दही में दूध के मुकाबले 20 गुना हर मिनरल्स है। और दही को जब मंथन क्रिया करके उसमें से मक्खन को निकाल दो, तब जो अवशेष बचता है छाछ, उसमें हर मिनरल्स दूध की अपेक्षा 400 गुना अधिक है। और उसमें अगर जीरा भर आप चूना मिला दो तो कैल्शियम अकेले 4000 गुना अधिक हो जाता है, 4000 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। इसलिए जब कभी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो एक बार आप गैया के छाछ में चूना मिलाकर पीकर देख लेना। कुछ बीमारियों का नाम आपको मैं बता सकता हूं, जैसे 30 साल के बाद और कभी कभी 40 साल के बाद हमारी जो माताएं हैं देश की, उनके एड़ियों में एक तरह का जलन होता है।
या एक तरह का दर्द होता है। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब डायग्नोसिस में डॉक्टर बताएगा कि आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ गया है, हड्डियों में कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है जिसके कारण एड़ियों में जलन है। और बच्चों में जब कैल्शियम अधिक होता है तब उनके नाक की हड्डी बढ़ जाती है, तो डॉक्टर कहेगा कि नाक कटवा लो, और सहजता पूर्वक पैसे देकर के आप अपने बच्चों के नाक की हड्डी कटवा लेते हो। अरे भाई, मैं तो कहता हूं इस देश में नाक कटवाना सबसे बुरी बात है। हमारी संस्कृति में अगर किसी को बेइज्जत करना है, उसकी इज्जत का कवाड़ा करना है, उसको कुछ ना करो, उसका नाक काट लो। हैदर अली ने अंग्रेजों के नाक ही काटे थे, गला नहीं काटी थी, क्योंकि हैदर अली को लगा था कि अगर गर्दन इस अंग्रेज की काट ली हमने तो ये तो मृत्यु को पालेगा। तो उसने नाक नहीं काटी, उसने गला नहीं काटी, अंग्रेज अफसर का नाक और कान काट लिया और भेज दिया कि तुम जाओ और भुगतो, तुम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। हमारे देश में तो इतनी ऊंची संस्कृति है कि किसी की नाक कट जाए तो उस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि हमारे देश के युवा डॉक्टरों के पास जाकर अपनी नाक कटवा करके आ जाते हैं और ऊपर से पैसे अलग देते हैं। तो अब कभी अगर आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ जाए और आपके नाक की हड्डी बढ़ जाए या आपके पांव की हड्डी बढ़ जाए और वो आपको परेशान करे, तब एक काम जरूर करना कि अपनी गैया का दूध लेकर के आना, कांकरेज गाय का दूध लेकर आना, या गिर गाय का दूध लेकर के आना, या आपके राज्य में अगर थार पार कर हो तो उसका लेकर के आ जाना। अपने राज्य की गाय का दूध लेकर के आना और उस दूध को जिस तरह से मैंने कहा उस तरह से उसका बिलावना करके छाछ बनाना आप, और सूरज उगने से पहले उस छाछ में थोड़ा सा जीरा के बराबर चूना मिला करके सेवन कर लेना। 45 दिन तक ऐसे छाछ का सेवन करने के बाद फिर से आप जांच करा करके देखना, आपके नाक की बढ़ी हुई हड्डी संतुलित हो जाएगी। अगर आपके पांव की बढ़ी हुई हड्डी संतुलित हो जाएगी, अर्थात यह कहने का जो मेरा तात्पर्य है वो यह है कि गाय का गव्य इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि अगर शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाए तो छाछ में चूना मिलाकर पी लो, कैल्शियम बढ़ जाएगा। और शरीर में अगर कैल्शियम बढ़ गया है किसी कारण से तो भी छाछ में चूना मिलाकर पी लो, शरीर का बढ़ा हुआ कैल्शियम घट जाएगा। दुनिया में एक भी ऐसी औषध बता दो, इस दुनिया में एक भी ऐसा एंटीबायोटिक बता दो आप जो अकेले इस शरीर में बढ़े हुए कैल्शियम को घटा दे और शरीर में घटे हुए कैल्शियम को बढ़ा दे। दुनिया में किसी भी ड्रग्स की ताकत नहीं और दुनिया में किसी भी औषधि की ताकत नहीं, आयुर्वेद के किसी भी वनस्पति की ऐसी ताकत नहीं जो एक ही औषध शरीर में दोनों तरह की क्रिया करे। गाय के सारे गव्य ऐसे अद्भुत हैं। अग्नि रूपी घृत अगर हमारे जठर में अग्नि उत्पन्न कर सकता है तो यह घृत हमारे जठर की अग्नि को मंद भी कर सकता है। गाय के पांचों गव्य अद्भुत हैं। गव्यों के पास एक समझ होती है। गव्य जब शरीर के अंदर जाता है तब वह शरीर से पूछता है कि मुझे क्या करना है, क्या बढ़ा हुआ है इस शरीर में। तो शरीर कहता है कि ये मिनरल्स बढ़े हुए हैं, तब गव्य उस मिनरल्स को घटाता है। और शरीर ने कहा कि इस शरीर में इन तत्वों की कमी है, तब उन कमियों को पूरा करता है। बढ़ा हुआ है तो घटा देता है, घटा हुआ है तो बढ़ा देता है। किसी भी स्तर पर इस शरीर के अंदर व्याप्त 32 जो तत्व हैं, उन तत्वों में कैसी भी कमी आने दो या कैसी भी बढ़ोतरी आने दो, ये गव्य उसको संतुलन पर लेकर के आते हैं। गाय का गव्य इस शरीर को संतुलित करता है। इस शरीर में जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों में संतुलन पैदा करता है, मध्य में लाता है। इतना अद्भुत है। और अंत में ऋषि चरक जी का दिया हुआ एक अद्भुत सूत्र, उस सूत्र को, संस्कृत के इस सूत्र को ऋषि घाघभट्टरी ने अपभ्रंश भाषा में अनुवादित किया है।
इसे मैं सबसे पहले अपभ्रंश भाषा में रखूंगा और उसके बाद फिर इसका हिंदी रूपांतरण करूंगा। और हरेश भाई ठाकर जी से निवेदन है कि वे इस सूत्र को गुजराती में अनुवाद कर दें। ऋषि चरक जी कहते हैं कि जो भोर ही मट्ठा पियत है, मट्ठा का अर्थ होता है छाछ, अपभ्रंश भाषा में छाछ को मट्ठा कहते हैं। तो ऋषि चरक जी कहते हैं कि जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सूरज उगने से पहले छाछ का सेवन करता है जीरा और नमक मिलाकर, उस व्यक्ति का क्या हाल होता है? जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि बढ़त है, तासे सब रोग जरी जाए। उस व्यक्ति के शरीर में बल बढ़ता है, वह बलशाली होता है, बुद्धि भी बढ़ती है और उस शरीर का सारा रोग जलकर नष्ट हो जाता है। आप थोड़ा गुजराती में इस सूत्र को बता दें। જે મનુષ્ય, જે વ્યક્તિ સવારે સૂર્યોદય પહેલા, સૂર્યનો ઉદય થાય એના 2.5 કલાક પહેલા છાશને અંદર મીઠું અને જીરું નાખીને પીવે, એની બુદ્ધિમાં વધારો થાય, બળમાં વધારો થાય અને જેટલા પણ શરીરમાં રોગ હોય એ રોગ જળ મૂળથી નષ્ટ થાય, એવું ચરક ઋષિ દ્વારા જે આ સૂત્રની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે। अब यहां पर एक बात देखो, आपको समझ लेनी चाहिए कि ऋषि चरक जी के समय में हमारे देश में शुद्ध नमक मिलता था। शुद्ध नमक का अर्थ होता है सेंधा नमक, शुद्ध नमक का अर्थ होता है काला नमक, या शुद्ध नमक का अर्थ होता है झील का नमक। लेकिन यह जो समय है ऋषि चरक जी का समय नहीं है। अब शुद्ध नमक भारत भूमि पर नहीं मिलता, अब मिलता है आयोडीन नमक। तो अगर आप आयोडीन नमक मिलाकर के छाछ पियोगे तब यह परिणाम नहीं मिलने वाला है। हाँ, इसलिए सुबह अगर छाछ पीना है तो शुद्ध नमक मिलाकर पीजिए, शुद्ध जीरा मिलाकर के पीजिए। और अगर कैल्शियम की कमी है इस शरीर में या कैल्शियम बढ़ा हुआ है इस शरीर में, तब उसमें जीरा बराबर, जीरा जितना कम होता है, आकृति में जितना छोटा होता है, मात्र उतना चूना मिला करके पीजिए। इस शरीर में बल बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, चतुराई बढ़ेगी और इस शरीर में कोई भी रोग नहीं टिक सकता। ये ऋषि चरक जी कहते हैं। और इन सूत्रों का जो है अनुपालन पिछले 7 वर्षों से मैं कर रहा हूं, अपने शरीर के ऊपर और मरीजों के ऊपर अद्भुत परिणाम आ रहा है। सारी औषधियां एक तरफ और यह छाछ जीरा नमक का गणित एक तरफ, भारी पड़ता है किसी भी औषधि पर। तो मेरा जो निवेदन है कि आप अपने रसोई घर में शुद्ध नमक लेकर के आइए और दूध पिए या ना पिए बाद का विषय है, लेकिन सुबह उठ करके छाछ जरूर पीजिए। छाछ अगर आपने पिया तो आपका पूरा परिवार निरोगी हो सकता है। और अंत में जो है, आज भी समय शायद हो गया है, समय हुआ है? थोड़ा समय बचा है और एक विषय भी आज बचा है। आज मैं एक अन्य विषय की ओर आपको ले जाना चाहता हूं जिसका गंभीर परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर हुआ है, और वह विषय है रसोई घर का विषय। कल मैंने आपके सम्मुख जो बातें रखी थी महर्षि वाग्भट जी की, कि महर्षि वाग्भट जी ने हमारे देश में एक ऐसे रसोई घर की परिकल्पना करके दी जो दुनिया का, विश्व का सबसे संतुलित चिकित्सालय था, बेस्ट क्वालिटी हॉस्पिटल था रसोई घर। वह विकृत हुआ समय के साथ और आज भारत में रसोई घर का जो जगह है वो किचन ने ले लिया है। और किचन को कभी भी रसोई घर मत कहना। रसोई घर का अर्थ होता है ऐसा घर, ऐसा कमरा जिसमें रस का निर्माण हो,
रस निर्माण होने वाला जो प्रयोगशाला है वह रसोई घर है, क्योंकि शरीर को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर को अगर जरूरत पड़ती है तो रस की जरूरत पड़ती है। हम जो कुछ भी खाते हैं जब उसको चबाते हैं तब वह रस के रूप में ही परिवर्तित होता है, और रस जब आमाशय में जाता है तब आमाशय में उस रस का विघटन होता है, इट्स डिफ्यूजन। हमारा जो शरीर है वह केवल रस को डिफ्यूज कर सकता है। ठोस वस्तुओं का डिफ्यूजन हमारे आमाशय में नहीं होता, हमारे पेट की ताकत नहीं है। इस शरीर को रस की जरूरत है। अगर जौ खाना है तो जौ को रस के रूप में खाओ, सब्जी खाना है तो रस के रूप में खाओ, किसी भी अनाज को खाना है तो रस के रूप में खाइए, क्योंकि इस शरीर की जरूरत रस है, भोजन रूपी रस है। रस को ही यह शरीर डिफ्यूज कर सकता है। जब शरीर इसको डिफ्यूज करता है तब इसमें से तीनों ऊर्जाएं बाहर निकलती है। वहां पर महाविस्फोट हुआ था, प्रोटॉन्स का महाविस्फोट, तब तीनों ऊर्जाएं अलग हुई थी। हमारे शरीर में जो यह विस्फोट की क्रिया है यह विघटन की क्रिया के रूप में होती है, आज की भाषा में डिफ्यूजन की क्रिया से होती है। भोजन रूपी रस जब आमाशय में डिफ्यूज होता है तब उसमें से तीनों ऊर्जाएं निकलती है, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा, और इन तीनों ऊर्जाओं को शरीर शोषित करती है। शरीर जब शोषित करता है तब इन तीन ऊर्जाएं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर में कार्य करते हैं। ब्रह्म ऊर्जा से चेतना जागृत होता है, विष्णु ऊर्जा से हमारे शरीर का ढांचा संतुलित रहता है, और शिव ऊर्जा हमें प्राकृतिक विपदा से, प्रकृति में आए हुए असंतुलन से बचाने का कार्य करता है। तो यह जो शरीर है वह रस से चलने वाला है, इसलिए महर्षि वाग्भट जी ने रसोई घर की परिकल्पना की थी। आज जो रसोई घर किचन में बदल गया, इसमें 5 प्रमुख जहरों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। तो राष्ट्र की माताओं से जो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा सचेत हो जाइए, थोड़ा जागृत हो जाइए और अपने इस किचन से 5 जहर को बाहर निकाल दीजिए। अगर आपने 5 जहर को बाहर निकाल दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में 70% से ज्यादा बीमारियां नहीं आएगी। 70 से 80% बीमारियां आपको घेर नहीं सकती है। उन बीमारियों से आप बचे रहेंगे। उसमें जो पहला जहर है वह है आयोडीन नमक। आयोडीन नमक, फ्री फ्लो नमक। इस फ्री फ्लो के चक्कर से बाहर निकल जाओ, यह बहुत खतरनाक है। सफेद जहर रूपी नमक ने हमारे शरीर को बहुत बिगाड़ रखा है। हमारी सरकारें कहती है कि शरीर में आयोडीन की जरूरत है, लेकिन सरकारों को यह भी पता है कि इस देश में कोई ऐसा भारतीय नहीं है जो बिना दाल के भोजन करता हो, और दाल से ज्यादा शुद्ध आयोडीन किसी भी वस्तु में नहीं मिलता है। दालों के माध्यम से हमारे शरीर में भरपूर आयोडीन मिलता है। यह आयोडीन तब तक हमारे शरीर के लिए अच्छा है जब तक यह हमारे शरीर में संतुलित रूप में हो, लेकिन जिस दिन आयोडीन नमक खाने से हमारे शरीर में आयोडीन का संतुलन बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, उसी क्षण से हमारा शरीर नपुंसक होने लगता है। आज भारत की जो 30% बेटियां बांझ हैं, इनके मूल में आयोडीन नमक है। आयोडीन नमक ने भारत की बेटियों को बांझ कर दिया, हमें थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ। तो ऐसे खतरनाक जहर को रसोई घर से बाहर निकालो और शुद्ध नमक खाइए। ऐसा शुद्ध नमक, जैसा शुद्ध नमक भारत के लोग अंग्रेजों से पहले खाते थे। अंग्रेजों के आने से पहले का भारत और अंग्रेजों तक का भारत ऐसा था, इस भारत में सभी लोग सेंधा नमक ही खाते थे। भारत का पुराना इतिहास उलट करके देखो, सेंधा नमक खाते थे। भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति सेंधा नमक खाता था, काला नमक का काम आता था। और कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में जहां झील की सुविधा है, वहां के लोग झील के नमक खाते थे। तो फिर से अगर हमें हमारे देश की जनसंख्या को बचानी है, बेटियों को बचाना है, अपने बेटों को अगर नपुंसकता से बचाना है, तो एक काम करो, इस सफेद जहर को रसोई घर से बाहर निकाल दो आप।
और गौशालाओं और उसके संचालकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप गैया को कभी भी आयोडीन नमक मत खिलाइए। अगर उसको खिलाना है तो आप सेंधा नमक खिलाइए उसको आप। तो पहला जो जहर है हमारे रसोई घर में वह आयोडीन नमक है। दूसरा जो सफेद जहर हमारे रसोई घर में है वह है सफेद चीनी। सफेद चीनी से मुक्ति पाइए। सफेद चीनी देखो किससे बनता है? गन्ने से बनता है। और गुड़ किससे बनता है? गुड़ भी गन्ने से बनता है। गन्ना ही है जिससे चीनी बनती है और गन्ना ही है जिससे गुड़ बनता है। दोनों का रॉ मटेरियल एक है। यूरोप की धरती पर गुड़ से माफ करना, गन्ने से गुड़ बनाने की तकनीक खोजी गई, लेकिन भारत भूमि पर गन्ने से गुड़ बनाने की तकनीक खोजी गई। देखो केवल यहां भी प्रोसेस का खेल है। गन्ना से चीनी बनाने की क्रिया में जितने रासायन मिलाए जाते हैं सभी खतरनाक रासायन हैं। 17 तरह के खतरनाक रासायन मिलने के बाद गन्ने का रस चीनी में परिवर्तित होता है। लेकिन इसी गन्ने के रस से जब गुड़ बनता है तब किसी भी रासायन की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक रूप में गन्ने के रस से गुड़ बनता है। और गन्ने के रस का केमिकल एनालिसिस करके देखो आप, उसमें बहुत कम मिनरल्स हैं, उसमें कोई भी फास्फोरस नहीं है। लेकिन वही गन्ना का रस जब अग्नि पर तपता है और गुड़ बनता है तब उस गुड़ में सभी तरह के फास्फोरस हैं जिनकी जरूरत इस शरीर को है। फास्फोरस का सबसे बड़ा खजाना अगर इस धरती पर है तब गुड़ है। यह प्रोसेस का खेल है। भारत के ऋषियों ने गन्ने से गुड़ बनाने की ऐसी अद्भुत क्रिया निकाली जिसमें स्वतः फास्फोरस आ जाता है। लेकिन यूरोप की मंद बुद्धि ने गन्ने के रस से चीनी बनाने का ऐसा खेल निकाला जिसमें गन्ने का रस सब कुछ खत्म होता है और उसमें केवल जहर भरता है। तो ऐसे उजले चीनी खाने से बचो, रसोई घर से बाहर निकालो ऐसे चीनी को। चीनी सफेद जहर है और चीनी अगर घर से बाहर निकले तब आपके पास बहुत कुछ है खाने के लिए। खाने के लिए आपके पास मिश्री है, हाँ, शुद्ध मिश्री मिलता है आपके गुजरात में। आपके पास खाने के लिए खांड है, भूरा है, देसी शक्कर है, कुछ नाम मिले तो गुड़ है। गुड़ अद्भुत है। गुड़ खाइए, प्रतिदिन खाइए। अगर मधुमेह है, डायबिटीज है, तब भी खाइए। गुड़ खाओगे डायबिटीज गिर जाएगा। गुड़ खाने से कभी डायबिटीज नहीं बढ़ता। हम तो अपने सारे डायबिटीज के मरीजों को गुड़ मैं खिलाता हूं, अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के देता हूं, नियमित रूप से गुड़ खाइए, किसी का डायबिटीज नहीं बढ़ता। लेकिन जैविक गुड़ खाओ, इतना अद्भुत है ये गुड़। अगर आप किसी भी गव्य सिद्ध के निरीक्षण में अगर अपनी चिकित्सा करा रहे हो तो हमारा गव्य सिद्ध जरूर आपके डायबिटीज के स्तर को चेक करके लिखेगा कि प्रतिदिन कितना गुड़ आप खा सकते हैं। तो गुड़ खाइए। गुड़ बहुत ही अद्भुत औषध है। महर्षि वाग्भट जी के जो 48 मसालों की श्रृंखला है उसमें से एक है। तो गुड़ खाइए, चीनी को बाहर निकालिए। और तीसरा जो जहर है हमारे किचन में घुसा हुआ वह है उजला दूध। उजला दूध का अर्थ है भैंस का दूध। उजला दूध का अर्थ है जर्सी का दूध, हॉस्टियन का दूध, फ्रीजियन का दूध और डेयरी का दूध। हाँ, डेयरी का दूध उजला दूध है। यह दूध नहीं, जहर है। भारत की डेयरियां दूध नहीं बेचती, भारत की डेयरियां जहर बेचती है। आपके यूरोप का डेयरी हो या हमारे यहां तमिलनाडु की डेयरी हो या दिल्ली का डेयरी हो या पश्चिम बंगाल का डेयरी हो, भारत के सारे डेयरी दूध के नाम पर जहर बेच रहे हैं। इस उजले दूध से बचो। यह दूध नहीं, जहर है। यह जीवन नहीं, मृत्यु है। हमारे कुछ वैज्ञानिक साथियों ने भारत के सारे डेयरियों के दूध के नमूने की सैंपल जांच की और उसमें से पाया कि भारत के सारे डेयरी वाले दूध में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम के जहर को मिलाते हैं। डेयरी के दूध में सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का जहर मिला हुआ होता है।
थोड़ा भी अगर रसायन शास्त्र का आपको ज्ञान हो या ना भी ज्ञान है तो आप नेट पर बैठ करके गूगल में आप ढूंढो व्हाट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप डालो, आपको पता चल जाएगा कितना जहर है वो, कितना बड़ा जहर है। व्हाट इज सोडियम लॉरेल सल्फेट टाइप करके तो देखो ना, आपको पूरी कहानी सोडियम लॉरेल सल्फेट की मिल जाएगी। और ऐसे 2 खतरनाक जहर डेयरी के दूध में है, डेयरी मिल्क व्हाइट पॉइजन। बचो, अपने परिवार को बचाओ, रसोई घर से बाहर निकाल दो। ऐसा दूध पीने से अच्छा है गर्म पानी पी लेना, कम से कम पेट के रोग तो नहीं होंगे। तो ये 3 जहर हैं। चौथा जो जहर है वह बड़ा गंभीर है। हाँ, इतना गंभीर है कि आप बुरा मान जाओगे कि इसको रसोई घर से कैसे निकाल दें, और वह है गेहूं। हाँ, गेहूं का आटा चौथा सफेद जहर हमारे किचन में है। गेहूं से बचो, गेहूं से बचोगे डायबिटीज से बचोगे, गेहूं से बचोगे हाइपर एसिडिटी से बचोगे, गेहूं से बचोगे आर्थराइटिक से बचोगे। गेहूं का आटा सफेद आटा होता है, सफेद आटा से बचो, यानी गेहूं से बचो। गेहूं भारत के जलवायु के लिए सबसे खतरनाक अनाज है। इसकी जो प्रकृति है गेहूं की, यह भारत के भूगोल से मिलता जुलता हुआ नहीं है। हमने बहुत ढूंढा भारतीय ग्रंथों में, चिकित्सा के ग्रंथों में, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रहम, माधव निदानम, भेल संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बहुत सारे संस्थाओं में मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं भी किसी महर्षि ने गेहूं के बारे में कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है। हमारे देश के किसी भी आयुर्वेद के ग्रंथ में गेहूं का वर्णन तक नहीं है। यह बात सत्यापित करता है कि गेहूं हमारे देश का मूल अनाज नहीं है। हाँ, मूल अनाज हमारे देश का है जौ। जौ समझते हो? गुजराती में क्या बोलते? जौ बोलते ना। जौ हमारे देश का मूल अनाज है। तो जौ की रोटी खाइए, जौ की दलिया खाइए, यह विशुद्ध अनाज है। और जौ का ही विकृत रूप जो है वह गेहूं है। गेहूं भारत के भूगोल में भारत की तासीर के उल्टा है। गेहूं खाओगे अनगिनत बीमारियां होगी। जब तक भारत और भारत के लोग गेहूं नहीं खाते थे तब तक भारत में कई बीमारियां नहीं थी, जिसमें डायबिटीज भी नहीं था, आर्थराइटिक्स भी नहीं था, हाइपर एसिडिटी भी नहीं था। ये सब बीमारियां तभी से हमारे भारत में शुरू हुआ है जब से भारत के लोग गेहूं खाना शुरू किए हैं। पूरे भारत का हमने आंकड़ा निकाला है, सर्वेक्षण किया है किन किन राज्यों में आर्थराइटिक्स ज्यादा है। तो ये आंकड़ा कहता है कि जो राज्य गेहूं ज्यादा खाते हैं उसी राज्य में मधुमेह नाम की बीमारी ज्यादा है। पंजाब गेहूं खाने वाला राज्य है, देखो सबसे ज्यादा कैंसर वहां है। पंजाब में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार का एक सदस्य कैंसर से ग्रसित ना हो। पंजाब में कोई एक परिवार आप ढूंढ के नहीं निकाल सकते जिस परिवार में एक व्यक्ति को डायबिटीज ना हो। कोई ऐसा परिवार आप ढूंढ के नहीं निकाल सकते जिस परिवार में हाइपर एसिडिटी ना हो। और एक जो खतरनाक परिवर्तन हमारे शरीर में आता है उसके बारे में तो मैं इस सामूहिक संवाद में बोल भी नहीं सकता। गेहूं इतना खतरनाक अनाज है। और भारत के जो राज्य गेहूं नहीं खाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे उड़ीसा, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे तमिलनाडु, जैसे केरल, इन राज्यों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे कम है। यह तो प्रमाणित है, आप भी सर्वेक्षण करके देख सकते हो। आपके गुजरात के मुकाबले पश्चिम बंगाल में डायबिटीज के मरीज कम हैं। गुजरात के मुकाबले, राजस्थान के मुकाबले केरल में डायबिटीज के मरीज कम हैं। केरल के लोग कभी भी गेहूं नहीं खाते। हमारे प्रदेश में गेहूं कभी नहीं खाते। कभी कोई एक बार पर्व त्योहार हुआ तब गेहूं का पकवान बनता है, कभी एक बार 2, 3, 4 महीने में। तो हमारे राज्य में देखो डायबिटीज बहुत कम है। आंध्र प्रदेश में चले जाओ आप, पूरा आंध्र प्रदेश
चावल खाता है, गेहूं नहीं खाता कभी भी। डायबिटीज आपके गुजरात और राजस्थान से तो बहुत कम है। भारत के जो राज्य गेहूं नहीं खाते वहां डायबिटीज कम है। यह प्रमाणित करता है कि डायबिटीज होने में गेहूं की बड़ी भूमिका है। इसलिए गेहूं मत खाइए। और गेहूं को अगर आप अपने रसोई घर से बाहर निकाल दो तब खाने के लिए बहुत कुछ है। जौ की रोटी है, बाजरी की रोटी है, जवारी की रोटी है, नाचनी की रोटी है। आप चाहो तो सप्ताह के 7 दिन में 7 तरह की रोटी खा सकते हैं अगर गेहूं से मुक्ति मिल जाए तो। यह गेहूं ही है जो रसोई घर में बाजरी को आने नहीं देता। यह गेहूं ही है जो रसोई घर में नाचनी को नहीं आने देता, मक्के को नहीं आने देता। जितने विशुद्ध अनाज हैं इस धरती पर, जिनमें तीनों ऊर्जाएं सम रूप में है, बाजरी का दाना, जवारी का दाना, मकई का दाना, रागी का दाना, ये सभी ऐसे अनाज हैं जिसमें ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा और विष्णु ऊर्जा समरूप होते हैं। यह गेहूं ही अकेला है जिसमें ये तीनों ऊर्जाएं समरूप नहीं होती। सबसे कम अगर होता है गेहूं में कुछ तो वह है शिव ऊर्जा। इसलिए गेहूं खाने वाला व्यक्ति कभी भी शारीरिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता, उसे बीमारियां तो होगी ही। तो ये जो है चौथा सफेद जहर हमारे रसोई घर का, इसको घर से बाहर निकाल दो। और जब कभी मन कर जाए तब गेहूं की रोटी खाना। आपके गुजरात के भूगोल में केवल 2 महीना ही ऐसा है जिस समय आप गेहूं की रोटी खा सकते हो। उन दिनों आपकी तबीयत गेहूं की रोटी खाने से नहीं बिगड़ेगी। और वह जो समय है आपके नव वर्ष से लेकर के मकर संक्रांति का समय, यानी दीपावली से लेकर होली तक अगर गेहूं की रोटी खा लो आपको नुकसान नहीं करने वाला है। लेकिन होली से लेकर दीपावली तक अगर आपने गेहूं की रोटी खाई तब इस शरीर में बहुत विकृतियां उत्पन्न होगी। तो गेहूं से बचो आप। तो इस तरह से रसोई घर का जो चौथा जो सफेद जहर है इसको घर से बाहर निकाल दो। चीनी को बाहर निकाल दो, नमक को बाहर निकाल दो, गेहूं को बाहर निकाल दो। अब एक और सफेद जहर बचा है। हाँ, एक और सफेद जहर बचा है, वह है उजला चावल, व्हाइट राइस जिसको कहते हैं। सफेद चावल यह हमारे रसोई घर का अगला सफेद जहर है। इस सफेद चावल को भी बाहर निकाल दीजिए। देखो सफेद चावल, चावल कभी भी सफेद नहीं होता। हां, चावल कभी भी सफेद नहीं होता। चावल को जब सल्लर मिल में सिलिकॉन रबरों के बीच में जब पीसा जाता है, जब उस पर चिकनाई चढ़ाई जाती है तब वह चावल सफेद होता है, चाहे किसी भी प्रजाति का चावल हो। चावल के ऊपर एक परत होता है, वह परत लाल रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है और कभी कभी मटमैले रंग का होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। चावल का जो यह ऊपरी परत है यह उस चावल का शिव ऊर्जा है। बड़े बड़े मिलों में होता क्या है, चावल की घिसाई होती है सिलिकॉन के रोलर के बीच में। इस घिसाई से चावल का ऊपरी परत निकल जाता है, जो उस चावल का शिव तत्व है, यानी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो तत्व है यह बाहर निकल जाता है। और इस तत्व को ऊंचे दामों में मेडिकल इंडस्ट्रियों को बेचा जाता है, ड्रग्स इंडस्ट्रियों को बेचा जाता है। और ड्रग्स इंडस्ट्रियां जो है इससे औषधि का निर्माण करती है। और जो चावल की सिट्ठी बच जाती है अंदर वाला, यह आपको भरमाया जाता है कि यह अच्छे क्वालिटी का चावल है। वह चावल नहीं, चावल का सिट्ठी है। तो चावल का सिट्ठी खाना बंद कर दो और शुद्ध चावल खाओ। बिना पॉलिश वाला चावल खाइए, शुद्ध चावल खाइए, शिव तत्व वाला, शिव ऊर्जा वाला चावल खाइए। तो इस तरह से 5 अगर सफेद जहर को आप अगर रसोई घर से बाहर निकाल दो तब आपका जो है रसोई घर एक चिकित्सालय में बदल सकता है।
और आप कई गंभीर रोगों से बच सकते हैं। और आज मुझे जो चर्चा करनी थी वह ऋषि चरक के जीवन पर करनी थी, लेकिन आज समय उतना नहीं मिल पाया, तो कल की जो कथा संवाद होगा उसमें मैं कथा यहीं से शुरू करूंगा। ऋषि चरक का जीवन, ऋषि महर्षि घाघ भड्री का जीवन और ऋषि वाग्भट का जीवन, ये 3 ऋषियों के जीवन पर मैं आपसे बात करूंगा कल। और कल बात करूंगा महर्षि वाग्भट के स्वास्थ्य के उन 46 सूत्रों पर, जिनमें से कोई 12 सूत्र लेकर के और आप जीवन भर निरोगी रह सकते हो। यह सूत्र भी बड़े देखो सरल हैं। कब उठना, कितने बजे उठना, उठने के बाद क्या क्रिया करना, भोजन कैसे करना, कब करना, रसोई कैसे पकाना, बिल्कुल सरल सरल क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से हम जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। तो आज की जो कथा संवाद है इसको यहीं पर मैं विराम देता हूं, और अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में तो जरूर आप पूछ लेना। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में जो कुछ औषधियां बनती है, इससे आपको मैं परिचय करा दूं कि देखो ये गोबर का भस्म है और भारत सरकार के आयुष से प्रमाणित लेबोरेटरी ने सिद्ध किया है कि इसमें 46.6% प्रकृति का शुद्ध ऑक्सीजन है। तो अब जब आप पानी पीते हो उसमें इस अगर भस्म को आप घोल लोगे, तब इस भस्म में जो विद्यमान ऑक्सीजन है वह हल्का होने के कारण पानी में घुल जाता है और यह नीचे बैठ जाएगा। ऊपर के पानी को अगर आप निथार करके पी लेंगे तब शरीर में भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा और दुनिया के किसी भी रोग में यह ऑक्सीजन बहुत अच्छा काम कर सकता है। आपको चीन से आयातित ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ऐसा अद्भुत है यह। और कुछ और औषधियां हैं जिससे मैं आपको प्रतिदिन परिचित कराऊंगा। यह एक मंजन बनता है गोबर के कंडे से, यानी भस्म बनने से पहले वाली जो प्रक्रिया है जिसमें 27% ऑक्सीजन होता है, उससे बना हुआ यह दंत मंजन है। यह दंत मंजन आपके दांत से संबंधित किसी रोग को भी ठीक करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें 27% ऑक्सीजन है। दुनिया के किसी भी टूथपेस्ट में ऑक्सीजन नहीं है, दुनिया के किसी भी कंपनी के मंजन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन गाय के गोबर से जो बनता है दंत मंजन, इसमें 27 से 30% ऑक्सीजन होता है। और अगर हमारे दांतों को, मसूड़ों को अगर नियमित रूप से मंजन के माध्यम से ऑक्सीजन मिलता रहे तो कभी कोई दांत की बीमारी नहीं होती है। दांत की चमक भी अच्छी बनी रहती है और दांत के जड़ भी मजबूत रहते हैं। अगर कोई बीमारी हो भी जाए तब भी इस मंजन का आप प्रयोग करो, इससे जो है मुक्ति मिल जाती है। और इस तरह से कुछ और 1-2 औषधियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इसी तरह से गोमूत्र से आंख की औषधि बनती है। आंख की कोई भी समस्या रहने दो, आप इस औषधि को अपनी आंखों में डालो, मिट जाता है। और आपको एक बात बताऊं, बड़ी गंभीर बात है कि अगर दुनिया की कोई ऐसी आंख की बीमारी आपको हो जाए जो दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल ठीक ना कर रहा हो, एक बार इसको डाल कर देखो आप। ये पूरा नेत्र चिकित्सा है। और ऐसा ही कानों का टिप्पा भी है। कान की कोई भी समस्या होने दो आप, यहां तक कि डायफ्रामा का फट जाना, डायफ्रामा का सड़ जाना, डालकर देखो दोबारा डायफ्रामा बनता है। ऐसी औषध है। और ऐसी ही औषधि नाक की है, नाक का टिप्पा इसको बोलते हैं। नाक में ये डालो आप, ये घृत में बना हुआ होता है। इसे धूप में रख दीजिए, पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद आप दोनों नसिका में डाल दो आप। यहां से लेकर यहां तक के जितने भी रोग हैं सब रोग खत्म होते हैं। कभी कभी घर में किसी भाई को आप देखे होंगे, रात में अगर वो सो गया तो परिवार के किसी भी सदस्य को सोने नहीं देगा, इतना तेज खर्राटा। हाँ, अगर वो ट्रेन में सफर कर रहा है तो पूरा बॉगी नहीं सो पाता है। अगर ऐसी समस्या किसी की हो ना तो आप ये लेकर के जाओ, इसको गर्म पानी में डालना, इस बोतल को, यह घी पिघल जाएगा। घी में जो औषधि है ये पिघल जाएगा। और एक इंक फिलर से लेकर दोनों नसिका में आप 3-3 बूंद डालकर सो जाओ, उसी दिन खर्राटे कम हो जाएंगे। और अगर लगातार आपने 15 दिन डाल लिया, सब दिन के लिए खर्राटा बंद हो जाएगा।
बच्चों के नाक में अगर आपने 3 महीना तक लगातार डाल दिया, तब बच्चों का मस्तिष्क ऐसा हो जाता है जैसे किसी कंप्यूटर में किसी ने एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क डाल दिया हो। इतना तेज यादाश्त शक्ति बढ़ जाती है, मेमोरी पावर इतना तेजी के साथ बढ़ता है। साइनस में डाल दो, साइनस खत्म हो जाता है। इसको, ये नाक का टिप्पा है, आंख में डाल दो, आंख की ज्योति बढ़ जाती है। कान में डाल दो, सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। यानी पूरा ENT है ये। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी अद्भुत औषधियां पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में बनती है। इसमें से कुछ औषधियों पर डेली आपको मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ इसमें से बताता रहूंगा। और आज इस कथा संवाद के दूसरे दिन को यहीं पर हम विराम देते हैं, इस आशा के साथ कि आपकी जिज्ञासा के कुछ अगर प्रश्न हैं तो जरूर पूछ लीजिए आप।